पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पाक अधिकृत कश्मीर, कश्मीर का वह हिस्सा जिस पर आज भी पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। तो आइए आज डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं कि उस समय की स्वतंत्र रियासत पर कैसे पाकिस्तान ने कब्जा किया और इंडिया में विलय होने के बाद भी जम्मू एंड कश्मीर के 1/3 एरियाज को हम कैसे बचा नहीं पाए। तो इन तमाम डाउटफुल इश्यूज को आज जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम जगदीश बिश्नोई। आज हम इंडिया और पाकिस्तान के बीच दुनिया के सबसे बड़े कंट्रोवर्शियल इश्यूज के बारे में बात करने जा रहे हैं। 2,22,237 वर्ग किलोमीटर में फैला जम्मू एंड कश्मीर एक समय डोगरा रियासत हुआ करती थी, जिसमें जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख और वर्तमान में ऑक्यूपाइड गिलगिट बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के एरियाज भी शामिल है। वैसे गिलगिट और बाल्टिस्तान के हिस्से को साल 1935 में भारत ने इस हिस्से को गिलगिट एजेंसी को 60 साल के लिए लीज पर दिया था, लेकिन इस हिस्से को 1 अगस्त 1947 को रद्द करके इस क्षेत्र को जम्मू एंड कश्मीर के महाराजा हरि सिंह को लौटा दिया गया था। तो उस समय 78,114 वर्ग किलोमीटर, जो कुल एरियाज का 35%, जो पाकिस्तान ने 1947 के हमले से भारत से छीन लिया। और संपूर्ण विलय की बात की जाए तो साल 1947 में स्वतंत्रता के समय अंग्रेजों ने संपूर्ण रियासतों पर अपना दावा छोड़ दिया और उन्हें भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने के विकल्पों पर डिसीजन लेने की आज़ादी दी। जहां अधिकतर रियासतें आसानी से भारत में विलय के लिए तैयार थी, तो वही कुछ रियासतें स्वतंत्र होना चाहती थी, यानी न भारत का हिस्सा और न ही पाकिस्तान का हिस्सा। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह भी यही चाहते थे। पाकिस्तान की भी नज़र कश्मीर पर थी। उनको यह भ्रम था कि जो स्टेट जिसकी 2/3 पॉपुलेशन मुस्लिम हो और वहाँ के राजा हिंदू हो, तो वह जनता कतई एक्सेप्ट नहीं करेगी। राजा को जल्द ही विद्रोह का सामना करना पड़ेगा। जिन्ना ने तो यहाँ तक कह दिया कि कश्मीर तो पाकिस्तान में गोद में पके हुए फल की तरह अपने आप गिर पड़ेगा। लेकिन ये सब डाउट तो तब क्लियर हुआ जब 24 अगस्त 1947 को टीबी और कैंसर से जूझ रहे जिन्ना कश्मीर में छुट्टियां मनाने का मन बनाया। उस समय वो खुफिया स्टैंड हो, लेकिन पब्लिकली ये बात सामने आई तो उन्होंने सेक्रेटरी कर्नल विलियम्स बर्नी को कश्मीर जाकर सितंबर मध्य में 2 हफ्ते की छुट्टियां का इंतजाम करने के लिए कहा। लेकिन 5 दिन बाद कश्मीर से लौटे ब्रिटिश अफसर बर्नी ने बताया कि राजा हरि सिंह नहीं चाहते कि जिन्ना कश्मीर की मिट्टी पर कदम तक रखे। इस जवाब से जिन्ना को पहली बार स्पष्ट संदेश दे दिया कि कश्मीर की सिचुएशन उनकी सोच के एकदम उलट है। इस बीच पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने निजी सचिव खुर्शीद हसन को महाराजा हरि सिंह को कश्मीर पाकिस्तान में विलय के लिए मनाने के लिए श्रीनगर भेजा, लेकिन उसकी तरफ से वही जवाब आया जो जिन्ना नहीं सुनना चाहता था। तो पाकिस्तान ने स्टैंड स्टील एग्रीमेंट साइन करने के 14 दिन बाद यानी 24 अगस्त 1947 को महाराजा हरि सिंह को एक चेतावनी भरा खत भेजता हुआ पाकिस्तान लिखता है कि कश्मीर के महाराजा के लिए समय आ गया है कि उन्हें अपनी पसंद तय करते हुए पाकिस्तान को चुनना चाहिए। अगर कश्मीर पाकिस्तान में शामिल होने में विफल रहता है तो गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। इस चेतावनी ने महाराजा को चौकन्ना कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, लेकिन उसके बाद नापाक इरादों वाले पाकिस्तान ने 14 अगस्त 1947 को लाखों लोगों के रक्त से पाकिस्तान को अपने इतिहास का पहला पन्ना लिखा। अभी वह रक्तिम स्याही सूखी भी नहीं तो 2 महीने बाद ऑपरेशन गुलबर्ग के तहत 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने जम्मू एंड कश्मीर, जो उस समय की स्वतंत्र रियासत हुआ करती थी, उसे लेकर आक्रमण कर दिया। आक्रमणकारी कबायली पाकिस्तानी कबायली थे और कबायलियों के साथ उन्हीं के वेश में पाकिस्तानी सेना के ऑफिसर थे। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से 2000 से अधिक कबायली अचानक कश्मीर में घुस जाते हैं। वीपी मेनन ने अपनी किताब द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट में जम्मू एंड कश्मीर की पाकिस्तान की आक्रामक कार्रवाई के बारे में विस्तार से लिखते हैं कि हमला करने वाले कबायली एक के बाद एक इलाके को कब्जा कर रहे थे। 24 अक्टूबर को श्रीनगर के करीब पहुंच गए। वे मऊरा पावर हाउस पहुंचे और उसे बंद कर दिया, जिससे पूरा श्रीनगर अंधेरे में डूब गया। हाथों में बंदूकें, मशीन गन्ने और मोर्टार थे। पहला हमला सीमांत स्थित नगरों दोमल और मुजफ्फराबाद में हुआ। उसके बाद गिलगिट, स्कार्दू, हाजीपीर दर्रा, पुंज, राजौरी और जागर संभ पीर पंजाल की पहाड़ियों पर। उनका इरादा इन रास्तों होते हुए श्रीनगर पर कब्जा करके प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाना और एक प्रोविजन निकाले कि महाराजा हरि सिंह ने जम्मू एंड कश्मीर को स्वयं की इच्छा से पाकिस्तान में विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। और सबसे बड़ा हमला मुजफ्फराबाद की ओर से हुआ। मुजफ्फराबाद पूरी तरह से बर्बाद हो गया। वहाँ के नागरिक मारे गए, गैर मुस्लिम महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। मुजफ्फराबाद को तबाह करने के बाद कबायली का अगला निशाना उड़ी और बारामूला। उड़ी में घमासान युद्ध हुआ। हमलावरों को रोकने के लिए ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में वहाँ मौजूद सेना उड़ी के पुल को
ध्वस्त करने में कामयाब हुई, जिससे हमलावर को गुजरना था। एक पठान को गोली लगने से ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह वहीं शहीद हो गए, लेकिन हमलावर आगे नहीं बढ़ पाए। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह इस अचानक हमले से स्तंभ थे। इस बिगड़ती स्थिति को देखते हुए महाराजा हरि सिंह ने 24 अक्टूबर 1947 को भारत से सैन्य मदद की गुहार लगाई। उधर दिल्ली में कश्मीर को लेकर पॉलिटिकल एक्टिविटीज तेज हो गई थी और 25 अक्टूबर को लॉर्ड माउंटबेटन के नेतृत्व में डिफेंस कमेटी की बैठक होती है, जिसमें यह तय होता है कि जम्मू एंड कश्मीर को पाकिस्तान में हमलों से बचाना और भारत में विलय के लिए महाराजा को तैयार करना। साथ साथ यह भी तय हुआ कि होम सेक्रेटरी वीपी मेनन को कश्मीर जाकर जमीनी हालात का जायजा लेना चाहिए और फिर सरकार को इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। जैसे ही मेनन श्रीनगर पहुंचते हैं, उनके इमरजेंसी जैसे हालातों का एहसास हो जाता है। यह महज घंटों की बात है कि कबाइल 1-2 दिन में शहर में घुसने वाले हैं। कश्मीर को बचाने के लिए महाराजा के पास एक ही रास्ता बचा, वह है भारत से मदद मांगना। हालांकि कश्मीर तब तक स्वतंत्र था और स्वतंत्र रियासत पर सेना भेजने को लेकर माउंटबेटन काफी टेंशन में थे और भारत बगैर एग्रीमेंट आर्मी भेजने को लेकर रेडी नहीं था। तो वीपी मेनन को फिर जम्मू कश्मीर भेजा गया कि भारत के विलय पत्र पर महाराजा हरि सिंह हस्ताक्षर करें। तब मेनन सीधे कश्मीर के महाराजा के महल पहुंचे। पता चला श्रीनगर से आने के बाद महाराजा सो रहे हैं। मेनन ने उन्हें जगाया और डिफेंस कमेटी की बैठक में लिए गए फैसले से उन्हें अवगत कराया। तब महाराजा हरि सिंह विलय को लेकर तैयार हो गए और जम्मू एंड कश्मीर की रक्षा के लिए 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ जम्मू एंड कश्मीर का अस्थायी विलय की घोषणा हो जाती है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया पर अपने हस्ताक्षर कर दिए, जिसे लॉर्ड माउंटबेटन ने 27 अक्टूबर 1947 को स्वीकार कर लिया। यानी 22 अक्टूबर को हमला होता है और 26 अक्टूबर को जम्मू एंड कश्मीर भारत में शामिल हो जाता है। 26 अक्टूबर के बाद यह स्पष्ट हो चुका था कि पाकिस्तान अब इंडिया से दो हाथ करने को तैयार है। जम्मू एंड कश्मीर को लेकर इस नए एग्रीमेंट के तहत जम्मू एंड कश्मीर में भारत के साथ 3 विषय डिफेंस, विदेश और संचार के मामले को भारत के हवाले कर दिया। द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट में एक जिक्र करते हुए कि महाराजा ने मेनन से कहा कि उन्होंने अपने स्टाफ को निर्देश दिए कि जब मेनन वापस लौटे, यानी भारत को विलय को लेकर उसका मतलब होगा भारत मदद के लिए तैयार है, उस स्थिति में उन्हें सोने दिया जाए। अगर मेनन वापस नहीं लौटते तो इसका मतलब होगा सब कुछ समाप्त हो गया। ऐसी स्थिति में उन्हें सोते हुए गोली मार दे, लेकिन ऐसी नौबत नहीं आई और आखिरकार भारत की मदद एग्रीमेंट के तुरंत बाद पहुंची गई। उसके बाद भारतीय सेना जम्मू एंड कश्मीर में कबाइलों का सामना करने के लिए विमान और सड़क मार्ग से पहुंच गई। बारामूला में कर्नल रंजीत राय के नेतृत्व में सिख बटालियन बड़ी बहादुरी से लड़ी, लेकिन बारामूला और पट्टन शहरों को नहीं बचा पाई। बारामूला में कर्नल राज शहीद हुए, उसके बाद महावीर चक्र से नवाजा गया। बारामूला में भारत के 109 जवान शहीद हुए और 340 जवान घायल हुए। इधर श्रीनगर की वायु सेना पट्टी की ओर तेजी से बढ़ रही थी। हमलावरों को 4 कमाऊ रेजिमेंट के मेजर सोमनाथ शर्मा के नेतृत्व में मात्र 1 कंपनी ने रोका। इसी कार्रवाई में मेजर शर्मा जी शहीद हो गए। मरणोपरांत उन्हें भारत का पहला परमवीर चक्र दिया गया। नवंबर का महीना आते आते भारतीय सेना ने कबाइली की घाटी को लगभग खदेड़ दिया। मीरपुर, कोटली और पुंछ तक ही वे सीमित रह गए, लेकिन इसी दौरान पाकिस्तान सेना प्रत्यक्ष रूप से उड़ी, टीटवाल और कश्मीर के अन्य सेक्टरों में युद्ध के लिए पहुंच गई। कारगिल में भी पाकिस्तानी सेना ने धावा बोल दिया। इस ऊंचाई पर कारगिल और जोजिला दर्रे पर हमारे सैनिक और टैंकों ने कमाल कर दिखाया और दुश्मनों को भाग खड़ा हुआ। 9 नवंबर को इन्फेंट्री ब्रिगेड के बारामूला को आक्रमणकारियों से मुक्त कराया और 4 दिन बाद उड़ी के हमलावरों को भागना पड़ा। इस प्रकार भारतीय सेना कश्मीर को बचाने के लिए अपना प्राइमरी टारगेट पूरा किया। इससे पहले कि सेना ने 14 सितंबर को जोजिला दर्रा पर दुर्गम ऊंचाई पर विजय प्राप्त कर लेह को सुरक्षित बचा लिया। इधर सेना दुश्मन से जूझ रही थी। तभी 30 सितंबर 1947 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू संयुक्त राष्ट्र में इस मामले को लेकर गए। 13 अगस्त 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रस्ताव पारित किया और 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम की घोषणा हो गई। जो सेना जिस क्षेत्र में थी उसे युद्ध विराम रेखा मान लिया गया, जिसे आज भी LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। और जम्मू एंड कश्मीर का कुछ भाग पाकिस्तान में चला गया, जिसे आज भी ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, जिसमें गिलगिट, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, बाल्टिस्तान के एरिया शामिल है। युद्ध में भारत की ओर से 1100 सैनिक शहीद हुए और 3154 सैनिक घायल हुए। पाकिस्तान सेना के लगभग 6000 सैनिक मारे गए और 14000 सैनिक घायल हुए। और भारत ने कश्मीर का लगभग 2/3 हिस्से पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया और शेष पाकिस्तान ने 1/3 हिस्से को उस समय से ऑक्यूपाइड कर रखा है, जो आज तक हम उसे हासिल नहीं कर पाए।
लेकिन जब जब पीओके की बात आती है तब बीजेपी और तमाम राजनीतिक पार्टियां सीधे तौर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराती है। तो क्या वाकई पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके जिम्मेदार है? उस समय क्या नेहरू से कोई गलतियां हुई होगी? आइए आज सभी खबरों को डिटेल में समझते हैं, क्योंकि उस समय लिए गए सभी तत्कालिक फैसले हालातों परिस्थितियों को दर्शाते हैं। हो सकता है वो आगे जाकर बहुत सी गलतियों का रूप ले ले, जैसा कि बीजेपी कहती आ रही है। हाल ही में केंद्रीय कानून मंत्री द्वारा जम्मू एंड कश्मीर के मामले में विलय को लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू को 24 जुलाई 1952 के लोकसभा में दिए भाषण को कोट करते हुए कहते हैं कि उस भाषण में स्वयं नेहरू ने इस बात को स्वीकार किया कि अन्य रियासतों की तरह महाराजा हरि सिंह भी कश्मीर को भारत में विलय कराना चाहते थे। भारत की आज़ादी से करीब एक महीने पहले यानी जुलाई 1947 में महाराजा हरि सिंह ने खुद कश्मीर के विलय को लेकर पार्टी से संपर्क किया। तब उन्होंने कश्मीर के मामले को विशेष बताते हुए वहां किसी तरह की जल्दबाजी को सही नहीं बताया। आगे किरण रिजिजू कहते हैं कि नेहरू वहां के लोगों के बीच खुद को लोकप्रिय बनाने के लिए जनमत संग्रह कराने चाहते थे, जिसकी कोई वैधानिक आवश्यकता नहीं है। बाकी रियासतों का विलय में वहां के शासकों की मर्जी से भारत में हुआ, न कि जनमत संग्रह से। हालांकि यह एक पॉलिटिकल ब्लेम है, तब से लेकर आज तक नेहरू पर लगते आ रहे हैं। तो इन आरोपों की सच्चाई क्या, आइए जानने की कोशिश करते हैं। विलियम नॉर्मन ब्राउन ने अपनी किताब यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया एंड पाकिस्तान को 15 अगस्त को महाराजा हरि सिंह की अनिश्चितता की स्थिति को लेकर लिखा कि महाराजा को भारत के हिस्से में बनना पसंद नहीं था, क्योंकि जहां भारत में लोकतंत्र लाया जा रहा था और पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट के रूप में स्थापित होने जा रहा था, तो उन्होंने अपनी बादशाहत को कायम रखने के लिए महाराजा जम्मू को स्वतंत्र रखने की सोच रहे थे, न कि उस समय इंडिया में शामिल होने का। इससे आगे की बात की जाए तो 12 अगस्त 1947 को हरि सिंह ने भारत और पाकिस्तान दोनों को ईस्टर्न स्टील एग्रीमेंट का प्रस्ताव भेजा। ईस्टर्न स्टील एग्रीमेंट विलय पत्र नहीं था, बल्कि इसका मतलब यह था कि ब्रिटिश साम्राज्य के साथ जारी स्थिति को बरकरार रखना, यानी कश्मीर की स्थिति जैसी वैसे ही रहने दी जाए। पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए 15 अगस्त 1947 को जम्मू कश्मीर को जवाब भेजा, लेकिन भारत ने इसे नामंजूर करते हुए महाराजा के प्रतिनिधि को चर्चा के लिए दिल्ली बुलाया, लेकिन प्रतिनिधि दिल्ली की ओर कोई नहीं आया। यानी बीजेपी के तमाम ब्लेम से ये दावा नहीं कर सकते कि नेहरू ने विलय पत्र के हस्ताक्षर को लेकर बहुत ही देरी कर दी हो, जो कि असल में सही नहीं है। मेनन भी अपनी बुक में लिखते हैं कि कश्मीर की जटिल स्थिति के चलते महाराजा हरि सिंह की तरफ से देरी हुई है, न कि इंडियन गवर्नमेंट, यहाँ तक कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से। दूसरा, जम्मू एंड कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देना क्या सही था? क्योंकि पाकिस्तान इसका वैश्विक मंचों पर इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण कर रहा है और इसे वैश्विक इश्यू बनाना चाहता है। आए दिन दुनिया का ध्यान जम्मू कश्मीर की तरफ खिंचवाना चाहता है, चाहे वो यूएनओ हो या फिर आईओसी जैसे इस्लामिक वैश्विक संगठनों में। तो क्या जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 या विशेष राज्य का दर्जा देना सही था? और अगर सही था तो उस समय संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर व पटेल की सहमति से हुआ। तो बाबा साहब के संदर्भ में बात की जाए तो 17 अक्टूबर 1949 को जब संविधान सभा में जम्मू एंड कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के प्रस्ताव रखा, तब बाबा साहब अम्बेडकर इस बहस में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि वह विशेष राज्य के दर्जा देने के खिलाफ थे। यहाँ तक कि उन्होंने ड्राफ्ट बनाने से भी इनकार कर दिया। डॉक्टर पीजी ज्योतिंकर ने अपनी किताब अर्थदृष्टा बाबा साहब अम्बेडकर में लिखा, शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर के विशेष दर्जे की मांग की, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने साफ मना कर दिया। उनसे कहा, आप चाहते कि भारत आपकी रक्षा करे, सड़कें बनाए, जनता को राशन दे, और उसके बावजूद भारत के पास कोई अधिकार न रहे? क्या आप यही चाहते हैं? मैं इस तरह की किसी भी मांग को स्वीकार नहीं कर सकता। तो जाहिर सी बात है उस समय अम्बेडकर 317 के पक्ष में नहीं थे। आगे जनसंघ के अध्यक्ष बलराम मधोक ने अपनी आत्मकथा में एक पूरा अध्याय विभाजित कश्मीर एंड राष्ट्रवादी अम्बेडकर के विषय पर लिखा और कहा कि मैंने अम्बेडकर को कथित राष्ट्रवादी नेताओं से ज्यादा राष्ट्रवादी और कथित बुद्धिजीवियों से ज्यादा विद्वान पाया है। लेकिन पंडित नेहरू, आजाद, शेख अब्दुल्ला, गोपाल स्वामी अयंकर आर्टिकल 370 के पक्षधर थे, और श्रीनाथ राघवन मानते कि यह गलत धारणा है कि कश्मीर के मुद्दे पर अकेले नेहरू ने फैसला लिया हो। लेकिन दूसरी तरफ राजमोहन गांधी अपनी किताब में लिखते हैं कि कश्मीर को लेकर भारत सरकार के कई कदमों से सरदार वल्लभ भाई पटेल नाराज थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेहरू के जम्मू एंड कश्मीर के मामले के संयुक्त राष्ट्र में ले जाने से असहज थे और उन्होंने कहा कि ये एक गलती थी। उस समय स्कोफाइल्ड में छिपे एक लेख में कहा
कि न केवल विवाद लंबा खींचा है बल्कि सत्ता की राजनीति के चक्कर में हमारे मामले की खूबियां पूरी तरह से खत्म हो गई और जम्मू कश्मीर को लेकर सरदार पटेल की मौत के बाद उनके अनुयायी ये बताने में आज तक विफल रहे कि आखिर वो पटेल इस मामले को कैसे हल करते। तो ये भी एक सच्चाई थी। लेकिन बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर रही है कि जिस लोहे प्रूफ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 रियासतों को मिलाकर एक शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण किया, लेकिन वही जम्मू एंड कश्मीर की संपूर्ण रियासत जिनमें से पीओके को नहीं मिला पाना पंडित जवाहरलाल नेहरू की सबसे बड़ी गलती है। और बीजेपी का कहना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के अधूरे सपने को साकार करते हुए केंद्र में एनडीए शासित नरेंद्र मोदी की सरकार ने 15 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर से 317 को हटाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनों को साकार किया। लेकिन बीजेपी को ये कौन समझाए कि सरदार पटेल आर्टिकल 370 के पक्षधर रहे थे। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि क्या वर्तमान समय में भी कांग्रेस पार्टी 370 के फैसले को लेकर आज भी बंटी हुई है। जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन बिल पर बहस के दौरान कांग्रेस के संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कश्मीर का मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में है। ऐसे में यदि संयुक्त राष्ट्र संघ इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहा है तो सरकार इस पर कैसे बिल ला सकती। उन्होंने शिमला समझौता और लाहौर समझौता को लेकर भी सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। उस समय सोनिया गांधी भी बगल में बैठी हुई थी। तो क्या सोनिया गांधी का असहज नहीं होना, यहाँ तक कि अधीर रंजन चौधरी को उस वक्त न टोकना, क्या यह दर्शाता है कि उस समय नेहरू द्वारा इस मामले को यूएन में ले जाना सही था? तो यह तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने ट्वीट करते हुए कहा कि मेरी व्यक्तिगत राय है कि 21वीं सदी में अनुच्छेद 317 का कोई औचित्य नहीं है। वही कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट करते हुए कहा कि दुर्भाग्य से आर्टिकल 370 के मसले को लिबरल और कट्टर में बहस में उलझाया जा रहा है। पार्टियों को अपने वैचारिक मतभेद को किनारे कर भारत की संप्रभुता, कश्मीर शांति और युवाओं को रोजगार और कश्मीरी पंडितों के लिए न्याय के लिहाज से सोचना चाहिए। तो ये बड़ा सवाल है कि क्या आर्टिकल 317 हटाना सही था? क्या आम लोगों के जीवन में इसका कोई प्रभाव पड़ा? वहाँ की स्वतंत्रता, विचार व्यक्त करने को लेकर राइट्स मिले, इन सब को लेकर ह्यूमन राइट्स वॉच जो एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, जिसकी रिपोर्ट के माने तो आर्टिकल 317 हटाने के बाद 2 केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण के पश्चात सरकार ने दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के स्वतंत्र अभिव्यक्ति और शांतिपूर्ण समागम को प्रतिबंधित करना जारी रखा। प्राधिकारी वर्गों ने पत्रकार और कार्यकर्ताओं को मनमाने ढंग से हिरासत में लिए। जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट और अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए का भी ज्यादा इस्तेमाल किया। तो यह दर्शाता है कि हालात पहले से ज्यादा बदतर हुई है इस रिपोर्ट की माने तो। दूसरी ओर फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद केंद्र शासित प्रदेश के घटनाक्रम ने भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर विवाद को त्रिपक्षीयकरण कर दिया है। चीन और भारत के खिलाफ रणनीतिक चीन पाकिस्तान गठजोड़ के लिए कई नई धार के रूप में उभर रहा है और तथाकथित चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर और तेजी से आगे बढ़ रहा है। खैर, इन सब रिपोर्टों के आधार पर आकलन करना बहुत ही कठिन होगा। हालांकि यूनियन टेरिटरी की बात की जाए तो सरकार का कहना है कि सही समय पर आने पर जम्मू एंड कश्मीर राज्य को पूर्ण दर्जा दिया जाएगा। तीसरी सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात अगर की जाए कि इंडियन आर्मी ने जब 2/3 एरियाज को वापस लेने में कामयाब हो गई और 1/3 क्षेत्र वापस लेने में कुछ ही दिनों का काम था, तो फिर पंडित नेहरू इसे यूएनओ में ले जाकर इस मामले को अंतर्राष्ट्रीयकरण क्यों किया? और अगर इतना ही कुछ करना था तो संपूर्ण जम्मू एंड कश्मीर से पाकिस्तानी सेना को भारतीय सेनाओं द्वारा खदेड़े जाने के बाद ही यूएनओ में जाते, तो इन सवालों का जवाब आज मिलना मुश्किल होगा, क्योंकि हमारे पास नेहरू के इस फैसले के संदर्भ को लेकर कोई विशेष एविडेंस नहीं है। उस समय नेहरू की प्रतिक्रिया संक्षिप्त में जरूर आई थी, जो आपको बताते हैं कि स्वयं नेहरू ने 28 मार्च 1951 में संसद में दिए भाषण में नेहरू ने कहा, हम यूएनओ में पाकिस्तान द्वारा आक्रमणता की शिकायत करने गए थे, जिसके बारे में हमें लगा कि पाकिस्तान विश्व शांति को खतरे में डाल सकता है। लेकिन आलोचक, आप और हम ये सब जानते हैं कि एक रीजनल आक्रमणकारी जो उस समय दुनिया का एक दूरस्थ हिस्सा जो विश्व शांति को कैसे खतरे में डाल सकता था। इसके अलावा यदि विश्व शांति वास्तव में खतरे में थी तो संयुक्त राष्ट्र संघ स्वयं इस के बड़े युद्ध को रोकने की पहल कर सकती थी। लेकिन एक डिप्लोमेटिक सिद्धांत कहता है कि जब आप अपने विवाद को सबके सामने ला देते हो तो दुनिया की व्यवस्था हावी हो जाती है, हर कोई हस्तक्षेप करने के लिए स्वतंत्र महसूस करता है। तो इस मामले में यही देखा गया। इसके बाद 5 मार्च 1948 को संविधान सभा में नेहरू के एक बयान में उसकी यूएनओ की आलोचना स्पष्ट रूप से सामने आई और कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद में इस मुद्दे पर हमारा संदर्भ विश्वास पर था
क्योंकि हम इस विश्व व्यवस्था और एक विश्व सरकार की प्रगतिशील प्राप्ति में विश्वास करते हैं। कई झटकों के बावजूद, यह झटकों की माने तो ब्रिटिश और माउंटबेटन की सलाह पर मामले को लेकर यूएन में गए। फिर ब्रिटिश सरकार की वादा खिलाफी खुलकर सामने आने के बाद नेहरू कहते हैं कि हमने संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके चार्टर द्वारा प्रस्तुत आदर्शों की पालना की, लेकिन यही आदर्श हमें अपने लोगों और उन लोगों के प्रति कुछ कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के बारे में सिखाते हैं जो हम पर भरोसा करते हैं। हम इन लोगों के साथ विश्वासघात करना उन मूल सिद्धांतों और विश्वासघात करना होगा जिनके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ खड़ा है और खड़ा होना चाहिए। दुर्भाग्य से उनके लिए और भारतीयों की आने वाली पीढ़ियों के लिए उनके आदर्शवाद और विश्व निकाय के द्वारा लिए गए विश्वास दोनों को धोखा दिया गया। तो जाहिर सी बात है, पंडित नेहरू के बयानों से लगता है कि उस समय तत्कालीन यूएनओ का कदम किसी पछतावे से कम नहीं था, लेकिन ये सब बातें पंडित जवाहरलाल नेहरू सार्वजनिक मंचों से करते हुए बचते रहे। और इन्फॉर्मेटिव हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए जेडी इफेक्टिव यूट्यूब चैनल पर बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जगदीश बिश्नोई का नमस्कार।